आज जो अब ये जबरदस्ती की गवर्नमेंट्स बनाई जा रही हैं, तो इसके अंदर जाहिर है कि सेनेट जो है उसके अंदर भी अब जो है वो यानी कि उसको भी जरा सेटअप किया जा रहा है। लेकिन ये जो सेनेट है उसमें ज्यादातर पीएमएलएन, पीपीपी और पीटीआई जो है इनकी डोमिनेंस रहेगी। और आपको पता ही है कि पीएमएलएन और पीपीपी ने तो हाथ जोड़े हुए हैं। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर अब बहुत सारे सेनेटर्स जो हैं ये रिटायर भी हो जाएंगे, क्योंकि ये जो टर्म होती है 6 साल की होती है सेनेटर्स की, लेकिन एवरी 3 मंथ्स में बहुत सारे लोगों की जो टर्म्स खत्म होती जाती हैं, तो फिर वो 3-3 साल में लोग बदलते जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उसके होते हुए पीपीपी और पीएमएलएन के बहुत सारे जो सेनेटर्स हैं वो एक तो उनकी टर्म पूरी हो जाएगी, उनको छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो पीटीआई के लीगल मसले चल रहे हैं, अगर वो लीगल मसले हल हो गए तो फिर पीटीआई जो है सेनेट को करेगी, डोमिनेट करेगी। इस वक्त भी अगर टर्म वाइज देखा जाए तो पीएमएलएन जो है उसके इस वक्त 16 सेनेटर्स हैं। अलबत्ता 3 महीने में वो बिल्कुल 11 रह जाएंगे, क्योंकि उनके जो हैं 5 जो लोग हैं वो चले जाएंगे। पीपीपी जो है उसके पास इस वक्त 21 सेनेटर्स हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो 12 रह जाएंगे। और पीटीआई जो है वो जिसने के आई थी फॉर द फर्स्ट टाइम सेनेट के अंदर 2015 में, उसके पास अभी 24 हैं, लेकिन 7 उसमें से चले जाएंगे। फिर भी 17 सेनेटर्स जो हैं वो पीटीआई के रहेंगे। तो यानी कि सेनेट को डोमिनेट करेगी पीटीआई, क्योंकि पीएमएलएन के जैसे मैंने अभी आपको बताया 11 सेनेटर्स, पीपीपी के 12 और पीटीआई के 17। और अगर इनके जो लीगल वोज हैं ये खत्म हो गए तो फिर इनके और भी ज्यादा लोग जो हैं वो आ जाएंगे। ये ऑलरेडी जो है पीटीआई डोमिनेट कर रही है केपी के अंदर। और आपको पता ही है कि जो लोग हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं 4 प्रोविंसेस से होते हैं, तकरीबन 100 के करीब सीट्स होती हैं सेनेट के अंदर। 23 ईच जो हमारे 4 प्रोविंसेस हैं उनसे लोग आते हैं। 4 इस्लामाबाद से आते हैं, 4 रिजर्व सीट्स फॉर विमेन से आते हैं, 4 टेक्नोक्रेट्स आते हैं, एक माइनॉरिटीज का बंदा आता है। लेकिन अब इस वक्त जो है 96 जो है सीट्स हुआ करेंगी सेनेट के अंदर, क्योंकि पहले जो 4 फाटा की सीट्स होती थी वो अब दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ केपी। उसकी वजह यह है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई थी उसकी वजह से फाटा को मर्ज कर दिया था केपी पे। तो सेनेट में फिर अब देखने वाला है आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जी उसने कहा है एफआईए और नैब को कि फरवरी 29 को जो भी कोई उनके रिजर्वेशंस हैं इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी, उनके जो साइफर और तोशा खाना केसेस में जो भी कोई रेफरेंसेस जो आए हुए हैं उस सिलसिले में कोई सबूत हैं तो वो सामने लेकर आएंगे, क्योंकि इनके ऊपर साइफर केस और तोशा खाना के ऊपर इमरान खान, उनकी वाइफ और शाह महमूद कुरैशी ने प्लीज डाले थे कि भाई आप हम चैलेंज कर रहे हैं ये जो हमें सेंटेंस इसके अंदर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मेंबर डिवीजन बेंच जिसमें के चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब थे, वो ये आज हियरिंग सुन रहे थे खान साहब की और कुरैशी साहब और उनकी वाइफ की जो प्लीज आई हुई थी उनके ऊपर। उन्होंने आज नैब को भी कहा है कि खान साहब और बुशरा बीबी की जो 14 साल की तोशा खाना के अंदर हैं या कि बाकी साइफर केस के अंदर जो 10 साल की हैं उसके सिलसिले में आप सारी आके हमको सबूत और जो भी वजाहतें आपने देनी है करें, क्योंकि हम इनकी जो है जाहिर है कि वो प्ली के ऊपर हियरिंग कर रहे हैं। पीटीआई के जो बैरिस्टर हैं अली जफर साहब, उन्होंने कहा जी कि ये बेतहाशा अनयूजुअल ऑकरेंसेस हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जिसपे कि चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपके कोई भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उसके ऊपर भी आप भी जो है सारे अपने सबूत लेकर आए और फिर हम जो है ये हियरिंग कंटिन्यू करेंगे। पीटीआई जो है जी उसने फिर से एक दफा बड़ी सीरियस रिजर्वेशंस दिखाई हैं कि ये जो पोल के अंदर रिगिंग हुई थी इसके ऊपर बात करते हुए हलीम आदिल शेख जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कराची के अंदर। तो उन्होंने कहा जी कि पीटीआई जो थी उसने जीती थी 183 नेशनल सीट्स, नेशनल असेंबली की सीट्स इन अकॉर्डेंस विद फॉर्म 45 जो इनके पास हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम हर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे जब तक कि हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग जो हैं वो ओवरवेलमिंगली बाहर आए थे और उन्होंने हमको वोट दिया था, इमरान खान को उन्होंने वोट दिया था। तो हम जो है ये आरओज जिन किसी ने भी ये चेंज किए हैं सारे रिजल्ट्स, उनके खिलाफ हम जो है पनिशमेंट्स मांगेंगे। खुर्रम शेर जमान जो हैं उन्होंने भी इनको एंडोर्स किया, उन्होंने कहा जी कि हम अपनी लीगल बैटल जारी रखेंगे। और इसके अलावा उन्होंने आज अनाउंस किया कि हम कराची के अंदर एक हंगर स्ट्राइक करेंगे इस सिलसिले में। इसके साथ साथ नेशनल असेंबली के जो ऑनगोइंग आउटगोइंग जो स्पीकर हैं राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने कहा जी कि फरवरी 29 को मैं सेनेट का जो है सेशन बुलाऊंगा। इसके ऊपर अगेन बैरिस्टर जो जफर है उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नंबर 1, एक तो ये आउटगोइंग जो है स्पीकर हैं। नंबर 2, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इनके पास तो
पावर्स ही नहीं है कि ये सेनेट का सेशन जो है इस तरह से बुला सकते हैं। अभी भी सदर जो है मुल्क के वो आरिफ अलवी साहब हैं। आरिफ अलवी साहब जो हैं सिर्फ वही बुला सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जितनी भी रिजर्व सीट्स हैं जिनका कि अभी तक जिसका कि अभी तक फैसला नहीं किया गया है उसका भी करें, और ये जिस वक्त तक उसका फैसला नहीं आएगा उस सूरत में भी राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं कन्वीन नहीं कर सकते हैं सेनेट का सेशन। पीटीआई के शोएब शाहीन जो हैं उन्होंने आज वेलकम किया जमात इस्लामी के स्टैंड को, क्योंकि उन्होंने भी, जमात इस्लामी ने भी कहा कि ये जो बहुत मैस रिगिंग हुई है पोल्स के अंदर, इसमें हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और शोएब शाहीन ने भी कहा जी कि मुझे 99% ऑफ जो पोलिंग स्टेशन से इस्लामाबाद में उसमें से मैं जीता था, और मैं तीनों जो इस्लामाबाद की राइडिंग्स थी उसमें से मैं जीत रहा था, और मुझे जानबूझ के हराया गया था। तो मतलब ये वही है, बस वो रिगिंग के जो अब किस्से हैं ये चलते ही चले जा रहे हैं। और अगर वीकेंड के ऊपर आप देख रहे थे कि यूएस कांग्रेस में भी काफ़ी धुआंधार इसके ऊपर जो है बहस हो रही थी, और लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किया मैथ्यू मिलर साहब को भी, जो उन्होंने कहा था कि जी जो है यहाँ पे बड़ी अच्छी कंपेटिटिव जो रहा मुकाबला पाकिस्तान में। तो लोगों ने पूछा कि भाई कंपेटिटिव से आपका क्या मतलब है। और इसके अलावा दूसरे जो लोग थे कांग्रेस में उन्होंने भी एतराज़ उठाए हैं कि भाई ये जो इतनी मैसिव रिगिंग की खबरें आ रही हैं तो इसके ऊपर यूएस की क्या टिप्पणी है, क्या बोल रहा है इसके बारे में। तो काफ़ी वहाँ पे भी बातचीत जो है चल रही है। पीएमएल-एन की जो मरियम नवाज़ हैं, आपको मैंने अभी जैसे बताया ही है कि वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनी हैं। उनको 220 वोट्स मिले थे, और इनके राइवल जो थे राना आफ्ताब अहमद खान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो जो थे वो हार गए इनसे। तो यहाँ पे इनके वालिद साहब नवाज शरीफ साहब, इनके अंकल शहबाज शरीफ साहब ये आए हुए थे यहाँ, और ओथ जो है इनसे ली गई है गवर्नर हाउस के अंदर। अपनी यहाँ पे स्पीच जो इन्होंने 1.5 घंटे की आज की है, उसमें आने से पहले ये जो है अपनी वालदा की कब्र जो है कुलसूम बेगम, उनकी कब्र पे वहाँ पे गई थी। जब ये आई तो अपोजिशन जो थी उसने बॉयकॉट किया ये सारे का सारा सेशन। लेकिन इस मौके पर बात करते हुए मरियम साहबा ने कहा कि मैं चाहती थी कि जो अपोजिशन है वो इस पोलिटिकल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बने, और अगर वो हाउस के अंदर प्रेजेंट रहते और प्रोटेस्ट करते मेरी स्पीच के बीच में तो मुझे बड़ी खुशी होती। और मेरा मैसेज ऑपोजिशन को यही है कि मेरे चेंबर के और मेरे दिल के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। ये बिल्कुल नेचुरल है कि जब लोग जो है उनको विक्टिमाइज किया जाता है तो उनके दिल में बड़ी हेट्रेड होती है। मेरे से ज़्यादा इस बात को कौन ज़्यादा समझ सकता है, लेकिन मेरे दिल में ना किसी के खिलाफ हेट्रेड है और ना ही मैं किसी से रिवेंज लूंगी। और मेरी जीत जो है वो ये टेस्टमेंट है कि पाकिस्तान की कोई औरत या बेटी जो है वो अपनी ड्रीम जो है वो देख सकती है। और यू कैन, उनका कहने का मतलब था यू कैन ड्रीम बिग, कोई आपके ऊपर रोक टोक नहीं है। इसके साथ साथ पीपीपी के जो लीडर हैं सैयद मुराद अली शाह, वो इलेक्ट हुए हैं जी सिंध के चीफ मिनिस्टर फॉर द 3rd टाइम, जिसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी का बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जी कि हमें इसलिए हम जीते हैं सिंध में कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। भाईजान जीते तो आप थे ही नहीं, अब पता नहीं कैसे आप बोल रहे हो जीते हैं। जो जीते हैं उन बेचारों को आप सामने ही नहीं आने दे रहे हो। बहरहाल मर्जी आप। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जी उसने आज बहुत बड़ी जो है आज अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा जी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो ये प्ली डाली है कि उनको ये जो रिगिंग हुई है उसके ऊपर हियरिंग होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ओपन हियरिंग जो है हम इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो पीटीआई के बैक लॉ मेकर्स थे उनकी जो रिजर्व सीट्स हैं उसके ऊपर उनको अपॉइंट किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारी रह गई हैं। तो उस सिलसिले में ये बात की जा रही थी। उन्होंने आज कुछ जो शो कॉज नोटिसेस हैं वो भी इशू किए हैं, और ये जो लिस्ट है इसके अंदर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, महमूद खान, मौलवी इकबाल, कुनूजुल जो सादात हैं वो शामिल हैं। और इन्होंने ये उस वक्त ये अनाउंसमेंट की है जबकि प्रेसिडेंट अलवी साहब जो हैं उन्होंने साइन करने से ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की समरी आई थी टू कन्वीन अ नेशनल असेंबली सेशन उसको रिफ्यूज़ कर दिया था। और उन्होंने कहा था जी कि जिस वक्त तक रिजर्व सीट्स जो है उनको एलोकेट नहीं किया जाएगा तो ये मैं जो है कन्वीन नहीं कर सकता हूँ नेशनल असेंबली का। और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 21 डेज इनको ये सारी सीटें जो हैं फिल करनी हैं, और उसके बाद ही ये सारा कुछ हो सकेगा। अच्छा जनाब, वीकेंड के ऊपर था शबे बारात, और श्रीनगर के अंदर हालात काफ़ी ख़राब रहे। उसकी वजह यह है कि यहाँ की जो सबसे बड़ी जामिया मस्जिद है श्रीनगर के अंदर, उसके अंदर आपको पता ही है कि बहुत बड़ा कॉन्ग्रीगेशनल जो वो होती हैं प्रेयर्स होती हैं, यानी कि सारे बड़े बहुत लोग यहाँ पे जमा होते हैं, कॉन्ग्रीगेट करते हैं मस्जिद के अंदर, और फिर दुआएं होती हैं, और इन दुआओं को लीड करते हैं हुर्रियत चेयरमैन के मीर वाइज उमर फारूक। तो इस सबसे
इनको लोगों को अंदर जाने से रोक दिया गया, मस्जिद के दरवाजे पे ताला लगाया गया और उमर फारूक साहब जो हैं उनको एक दफा फिर से हाउस अरेस्ट किया गया। मस्जिद की जो मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने कहा जी कि शबे बारात पे तो हमें दुआएं मांगने दो मस्जिद के अंदर। औकाफ जामिया मस्जिद जो कि मैनेजिंग बॉडी है उन्होंने कहा जी कि ये एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट है, लोग जो है अथॉरिटीज से बहुत ही ज्यादा अपसेट हैं, ये हमारी एक सेंट्रल रिलीजियस प्लेस है और हमारे रिलीजियस ये लीडर हैं जिनको के अंदर नहीं आने दिया जा रहा, तो ये ब्लेटेंट वायलेंस है रिलीजियस राइट्स की जिसकी की इजाजत हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है और यह बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। इसके साथ साथ इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है उसने भी आज कहा है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 कोई भी जो बंदा किसी भी जगह पे अपनी नमाजें या अपनी इबादत करना चाहता है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। और ये जो इस दफा मामला था ये ज्ञान वापी मस्जिद जो है वाराणसी के अंदर उसमें है जिसको के अब ये मुगल ईरा की मस्जिद है जिसको के काशी विश्वनाथ टेंपल वाले जो वो कहते हैं कि नहीं वो था इस जगह के, इसको ढा के इसके ऊपर जो है ये ज्ञान वापी मस्जिद बनाई गई है। तो इसकी बेसमेंट के अंदर हिंदू डीटीज जो हैं उनके आइडल्स हैं तो हमको जो है इसमें प्रेयर्स करने दी जाएं। तो मस्जिद ने कहा था जी कि अगर ऊपर जो हैं वो मुस्लिम प्रेयर्स हैं तो नीचे हिंदू प्रेयर्स कैसे चलेंगी। बहरहाल जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ऊपर आप अपनी नमाजें पढ़ें और बेसमेंट के अंदर जो है हिंदू प्रेयर्स चलती रहेंगी। तो जनाब ये भी अब मसला अब फिर एक और कट्टा खुल गया है, तो अब ये हो सकता है खुदा ना खास्ता ज्ञान वापी मस्जिद को भी शायद ढाया जाए। फार्मर्स जो हैं जी वो शंभू बॉर्डर पे हैं और उनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी गई हैं क्योंकि उनके लिए बड़े लंबे रूट्स बना दिए गए हैं, एक 50 किलोमीटर का डिटूर बना दिया गया है ताकि ये दिल्ली में ना पहुंच सकें। और चूंकि इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया है इसलिए जो फार्मर्स हैं बेचारे गूगल मैप्स जो हैं वो भी यूज नहीं कर सकते। ये अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलर जो है बिल्कुल दिल्ली के गाजियापुर बॉर्डर पे लाना चाहते थे जैसे कि 2022 में ये लाए थे और शदीद सर्दी में भी वहां पे ये बैठे रहते थे, अपने इन्होंने सामान लाए हुए थे और मैट्रेसेस लाई हुई थी, लेकिन अब ये वहां तक इनको जाने नहीं दिया जा रहा। फार्मर्स के साथ जो आज जर्नलिस्टों ने बात किया उन्होंने कहा जी कि हम कुछ ज्यादा नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ अपने क्रॉप्स का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कि एमएसपी कहते हैं हम सिर्फ वो चाहते हैं। और वीट और राइस के लिए तो गवर्नमेंट देती है लेकिन टोमेटोज अनियंस और फ्रूट्स के लिए नहीं देती है। तो जो चीज हम 2 से 3 रुपीस पर किलो बेचते हैं वो जब हमको लेनी पड़ती है तो हम 80, 100 या 150 रुपीस पर किलो के हिसाब से लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई प्राइस फिक्स नहीं है। तो वो कहते हैं जी कि सिर्फ ये फार्मर्स का मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है और हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि जो आपने हमसे प्रॉमिस किया था बस उस प्रॉमिस को ही फुलफिल कर दें, जो कि ये प्रॉमिस को ही फुलफिल करने को तैयार नहीं है। और हम जब कहते हैं अपना प्रॉमिस फुलफिल करें तो ये हमें कहते हैं तुम खालिस्तानी हो, तुम टेररिस्ट हो। हमारी तरफ देखें, हम क्या टेररिस्ट लगते हैं? हम फार्मर्स हैं। अगर आपके घर में लड़ाई होती है तो आप घर के हेड के पास जाते हैं मसले हल करने के लिए। तो अब जो हमारी लैंड पे लड़ाई है तो हम उसके लिए जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उसी के पास यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसी के पास जाएंगे। लेकिन हमें मारा पीटा जाता है, हमारे पे टीयर गैस की जाती है, हम पे गोलियां बरसाई जाती हैं, हमें एनिमी कहा जाता है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम इस मुल्क के बाशिंदे ही नहीं हैं। तो आज जर्नलिस्टों से बात करते हुए जनाब इन्होंने फार्मर्स ने ये सब बातें की। आज हिंदुस्तान के अंदर थोड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर अफसोस रहा क्योंकि फेमस गजल सिंगर पंकज उधास साहब जो हैं उनकी आज डेथ हुई एट द एज ऑफ 72। इनकी ये सारी डिटेल्स जो हैं इनकी बेटी ने इंस्टाग्राम के ऊपर डाली और जो बाकी के भी जो इनके फैंस थे उन्होंने भी बड़े अफसोस का इजहार किया। इन्होंने बड़ी हिंदी फिल्मों के लिए गाया है और इसके अलावा इनके जो एल्बम्स हैं बड़े सक्सेसफुल, मुकर्रर और तरन्नुम और महफिल इनके जो हैं और आदत जो है वो बड़े मशहूर रहे अपने ज़माने में 1980s में। इन्होंने एक यूनिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग जो था उर्दू पोइट्री का वो हिंदुस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। इनका बहुत ही जो फेमस सॉन्ग था चिट्ठी आई है वो तो आपको पता ही है कि जो नाम थी संजय दत्त की मूवी उससे बड़ा ये मशहूर हुआ था। ये पैदा हुए थे अप्रैल 17, 1951 को और इनको पद्मा श्री भी दिया गया था 2006 में। तो आज हिंदुस्तान ने इनके लॉस को अफसोस इस पे मनाया। फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी ने कहा है जी कि जो मेरी अपकमिंग फिल्म है उसके लिए मैं कोलैबोरेट कर रहा हूं AR रहमान और जावेद अख्तर साहब के लिए। इनकी फिल्म का नाम है लाहौर 1947 और ये कह रहे हैं जी कि ये इसमें इनका रीयूनियन है आमिर खान और सनी देओल के साथ। इस फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं और सनी देओल जो है लीड रोल प्ले कर रहे हैं। सनी देओल और राजकुमार ने आपको पता ही है बड़ी गजब की जो फिल्में थी, हिट्स दिए थे, घायल, दामनी, घाटक। और घाटक जो थी उसने क्लैश किया था आमिर खान की 1990 की फिल्म दिल से। फिर इसकी सनी की जो गदर थी उसने भी क्लैश किया था आमिर की लगान के साथ 2001 में। तो काफी इनका साथ साथ चलता रहा है। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात यह भी होगी कि इसमें प्रीति जिंटा और
सनी देओल का फिर से रीयूनियन होगा। इन दोनों ने काम किए हैं हीरो, फर्ज और भाईजी सुपरहिट जैसी फिल्मों के अंदर। वीकेंड पे शाहिद कपूर साहब ने जी अपना 41st बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया विद क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वाइफ एंड अदर्स। और इसके जो इवेंट था इसके अंदर ईशान खट्टर और अनन्या पांडे भी नजर आए। आपको पता ही है कि इन दोनों के बारे में आजकल खबरें आ रही हैं कि ये दोनों शायद एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं, तो लोग जो है वो पिक्चर्स देख के काफी एक्साइट हुए। और जनाब ऑस्ट्रेलिया ने बीट किया न्यूजीलैंड को बाय 27 रन्स इन रेन शॉर्टन थर्ड T20 इन ऑकलैंड और एज अ रिजल्ट इन्होंने सीरीज जो है वो स्वीप की है। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 118 फॉर 4 फ्रॉम 10.4 ओवर्स। न्यूजीलैंड जो है उसको आउट किया इन्होंने 98.3 ओवर्स के अंदर पहले किया। 98 रन्स पे 3 जो इनके आउट थे, 98 पे यानी कि इनको आउट कर दिया था। अब इन दोनों के बीच में टेस्ट शुरू होने वाला है। फर्स्ट टेस्ट ऑफ 2 मैच सीरीज जो है वो विलिंगटन में शुरू हो रही है थर्सडे से। साइम अयूब साहब का जो 55 बॉल 88 था और कैप्टन बाबर आजम का 36 ऑफ 48, उसने आज पेशावर ज़ल्मी को हेल्प किया विन करने के लिए लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट इन द 12th मैच ऑफ PSL। और ये मैच जो था कल का था और इसमें ये चेज कर रहे थे 212 रन्स को। कलंदर्स जो थे उनको आउट किया इन्होंने, ज़ल्मी ने 203 फॉर 6, तो ये इन्होंने लूज किया मैच बाय 8 रन्स। इसी तरह आज जो मैच था जिसमें कि 5 विकेटें ली पेशावर ज़ल्मी के आरिफ याकूब ने और बीट किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को बाय 8 रन्स एट लाहौर कदाफी स्टेडियम। इन्होंने 5 विकेटें ली फॉर 27 रन्स। At the start of 19th over इस्लामाबाद को चाहिए थे 21 runs of 12 balls with 6 wickets in hand, लेकिन फिर भी ये अचीव अपना नहीं कर सके। ज़ल्मी के जो कैप्टन थे बाबर आजम, आज उन्होंने फिर से जबरदस्त किस्म की इनिंग खेली, 100 बनाए ऑफ 59 बॉल्स और इस तरह से ये जो हैं ये जीते हैं। इनका टारगेट जो इनको दिया गया था वो 202 था, जो कि जाहिर है कि बहुत ज्यादा था। 201 रन बनाए थे ज़ल्मी ने। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट कैनेडियन टीनेजर 19 years old क्रिस्टोफर मोरेल्स विलियम्स, जिन्होंने के 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है एट SEC इंडोर चैंपियनशिप एट फेयटविल आर्कांसा। और इनका जो विनिंग टाइम था 44.49 था, जो कि 0.08 सेकेंड्स फास्टर देन अमेरिकन कायरन क्लेमेंट रिकॉर्ड जो कि उन्होंने 2005 में बनाया था उससे है। लेकिन जो 2018 में US माइकल नॉर्मन जो कि भागे थे 44.52 सेकेंड्स पे, उनका फिर जो है रिकॉर्ड रेटिफाई नहीं किया गया था। डर यही है कि मोरेल्स जो है इनका भी शायद रेटिफाई नहीं किया जाएगा। अगर ना किया गया तो फिर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं रहेगा, लेकिन अगर किया गया तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाएंगे फिर। बस क्या बात है, बस पैन बाकी दी और तुसी सुनाओ। मेरा उन्हां दे नाल मेरा प्यार नहीं है। आपने ये न्यूज जो है कैसे छोड़ दी? बस मैंने छोड़ दिया भाई, आपके लिए छोड़ दिया। मेरा उनके साथ मैं प्यार कहता हूँ आपका बेस्ट दुनिया में आपका जो फेवरेट सॉकर प्लेयर है वो कौन है? मेसी और रोनाल्डो। मेसी जो है बड़ा पॉपुलर हो गया यूएस के अंदर। नहीं, एम्बापे तो है ही है, वो तो यंग ब्लड है ना। हाँ। लेकिन असल में तो रोनाल्डो एंड मेसी, आपको पता है कि लेजेंड्स हो गए ना। हाँ, यूएसए के अंदर मेसी अभी सबसे ज्यादा फेमस एथलीट है। मगर आपका जो फेवरेट प्लेयर है एम्बापे, यंग गन, यस है ना, आपकी बड़ी तारीफ करती है। ओह यस, एक्सट्रीमली रेयर टैलेंट है, रेयर टैलेंट। अब ये कनाडा का एक जो टॉप मोस्ट टैलेंट है, हाँ, अल्फांसो डेविस। आपको पता है ना कि ये जो है एम्बापे जो है वो खेलता है रियल मैड्रिड के साथ, उसने एग्रीमेंट किया हुआ है उसके साथ ना। अल्फांसो डेविस ने आज वर्बल एग्रीमेंट किया है टू प्ले विद रियल मैड्रिड। हालांकि अभी ये बायर्न म्यूनिख के साथ खेलता है, मगर ये कि वो जो एग्रीमेंट हो गया, हम यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में उसे ट्रेड कहते हैं, मगर वहाँ पर कहते हैं यूरोप में इस चीज को सॉकर में इसको कहते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर। अब ये आपस में बात कर रहे हैं कि इसको ट्रांसफर रियल मैड्रिड एंड बायर्न म्यूनिख जो है वो बात कर रहे हैं कि इसके किस तरीके से इसको जो है ट्रांसफर पैसे ज्यादा देने इनके नहीं देने, असल तो गल है। हाँ जी। तो अल्फांसो डेविस अगर नहीं भी हुआ तो कह रहा है 25 के बाद मैं आ जाऊंगा। 1 साल ही है ना, 1 साल मैंने खेलना और एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट का 1 साल और खेल के मैं आ जाऊंगा। कुड यू इमेजिन अल्फांसो डेविस एंड एम्बापे? ओह हो, what a team। हाँ, लेकिन एम्बापे तो but he's a Canadian। yeah, that's the thing।
इज अ कैनेडियन। पहले कहा जाता था कि कोई भी कनाडा का कोई भी खिलाड़ी जितना भी अच्छा हो वो वहाँ यूरोप में जाके नहीं खेल सकता। प्रूव कर दिया इसने अल्फांसो डेविस। वेयर टू गो अल्फांसो। और कोई मैं आम की बात नहीं कर रहा हूँ। मेक्सिको के अल्फांसो आम। बस क्लियर किया करें चीजों को, बिल्कुल क्लियर। मैं एकदम कर दिया ना मैंने, क्लियर, मैंने पहले से कर दिया ना बिल्कुल, कि ये आम की बात नहीं कर रहा हूँ। Yes. अल्फांसो डेविस इज नॉट अ मैंगो। ठीक है। ओके। ये थी हमारी आज की न्यूज़, बखिया की न्यूज़। इंशाल्लाह ताला कल फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। शादी जी, थैंक यू सो मच। Thank you, Mahesh bhai. I'll see you tomorrow.